जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को घटना चक्र की जो मैगजीन आती है पॉइंटर, उसी से करंट अफेयर्स करा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है क्योंकि जिस एग्जाम को मैंने फोकस किया है वो है जेपीएससी, बीपीएससी और सीडीपीओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं आज का पहला फैक्ट। आज का पहला फैक्ट है कि CSCAF इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि जलवायु स्मार्ट शहर आंकलन ढांचा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि शहरों में निवेश योजनाओं में आने वाली जो जलवायु चुनौती है उससे निपटना। मान लीजिए कि कोई शहर है और वहाँ पे कोई निवेश योजना आ रही है और वहाँ पर जलवायु चुनौतियाँ हैं, तो किस तरीके से उन जलवायु चुनौतियों से निपटा जाएगा, तो उससे ही संबंधित है CSCAF। अगला फैक्ट है कि 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ वह योजना जिसके अंतर्गत बाजारों में पैदल चलने वालों के लिए अनुकूल गलियों का निर्माण करना शामिल है। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि मार्केट में जो गलियां होती हैं बहुत कंजेस्टेड होती हैं, आवागमन बहुत मुश्किल हो जाता है। बरसात के दिन में तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो उन गलियों का मतलब पैदल चलने वाली अनुकूल जो गलियां हैं उनका निर्माण करना कि उनको कोई दिक्कत ना हो, जो वहाँ पर पैदल जा रहे हैं, जहाँ पे लोग बहुत कम पतली गली होती है और वहाँ पर लोग निकलते हैं, तो उनके लिए अनुकूल गलियों का निर्माण करना। तो ये कौन सी योजना है? तो ये योजना है स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज। अगला फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में उत्तर प्रदेश के वे 2 क्षेत्र जहां निवेश हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये कौन कौन सा 2 क्षेत्र है जहां पर ये विशेष प्रावधान किया गया है? तो ये है बुंदेलखंड और पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वांचल में निवेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला फैक्ट भी उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 से उत्तर प्रदेश में नए रोजगार के सृजन के अवसर उत्पन्न होंगे। तो कितने नए रोजगार के अवसर जो होंगे वो उत्पन्न होंगे? तो लगभग 4 लाख रोजगार जो है वो उसका सृजन होगा। अगला फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण गुच्छ यानी कि EMC ये कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो ये 3 जगह पर स्थापित किया जाएगा। ये है यमुना एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड और लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में। तो ये 3 जगहों पर ये स्थापित किए जाएंगे। क्या स्थापित किया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण गुच्छ यानी कि EMC। और किसके तहत इसका निर्माण किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि लगभग 4 लाख जो रोजगार होंगे उसके सृजन होंगे। ये जो नई नीति बनी है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में बनी है, तो इसके तहत 4 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। अगला जो फैक्ट है वो है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 24/7 निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। तो ये कब शुरू की गई है? तो 7 सितंबर 2020 को किसके द्वारा शुरू की गई है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या होगा? तो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर है। अगला ये कौन सा नंबर है और क्या है, ये अब हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के लिए स्थापित इस हेल्पलाइन नंबर को क्या नाम दिया गया है? तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है उसका नाम दिया गया है किरण। और इसका क्या है हेल्पलाइन नंबर? तो 180059900019। और किसने इसकी शुरुआत की है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। कब शुरू हुई है? तो 7 सितंबर 2020 को। अगला जो फैक्ट है वो ये है कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 5 सितंबर 2020 को आदिवासियों के घरों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल की आपूर्ति की गई। तो कहाँ पर ये की गई है? तो ये है कोलार गांव, उमरिया जिला, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के उमरिया जिला के कोलार गांव में नल से जल जो है इसकी आपूर्ति की गई जल जीवन मिशन के अंतर्गत। कब? तो 5 सितंबर 2020 को। किसके द्वारा? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। यानी कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 5 सितंबर 2020 को आदिवासियों के घरों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल की आपूर्ति की गई मध्य प्रदेश के उमरिया जिला के कोलार गांव में। अगला जो फैक्ट है वो ये है कि 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आरंभ की गई वो कौन सी योजनाएं हैं जो सिविल सेवकों के क्षमता उन्नयन से संबंधित है?
तो ये योजना है मिशन कर्मयोगी और ये राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम है। इसको शॉर्ट में NPCSCB कहते हैं। अगला फैक्ट है कि मिशन कर्मयोगी का कार्यान्वयन किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? तो मिशन कर्मयोगी का कार्यान्वयन तो एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? तो सिविल सेवकों के क्षमता उन्नयन किए जाएंगे। अगला फैक्ट है कि मिशन कर्मयोगी का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होगा? तो मिशन कर्मयोगी का मार्गदर्शक सिद्धांत होगा नियम आधारित मानव संसाधन प्रबंधन से भूमिका आधारित प्रबंधन में परिवर्तन। नेक्स्ट फैक्ट है कि 24 अगस्त 2020 को भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे यानी कि रज्जू मार्ग, मैंने क्लास में बताया था रोपवे यानी कि रज्जू मार्ग, मैं थोड़ा वहाँ कंफ्यूज थी तो यहाँ क्लियर हो गया। 24 अगस्त 2020 को भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? तो ये गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया। कब? तो 24 अगस्त 2020 को। अगला फैक्ट है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे बनाए गए। कहाँ पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके ऊपर भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे बनाया गया गुवाहाटी के, असम के गुवाहाटी में सबसे लंबा रोपवे बना है। कितना लंबा है अब वो भी पता चल जाएगा। यहाँ देखिए, गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित सबसे लंबी रोपवे नदी की लंबाई कितनी है? तो यह है 1.82 किलोमीटर। पूरे भारत का सबसे लंबा नदी पर बना हुआ रोपवे है, यानी कि रज्जू मार्ग है, गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में बना हुआ है और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है। लंबाई इसकी 1.82 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे गुवाहाटी शहर के इन दो स्थलों को जोड़ता है। तो किन दो स्थलों को ये जो रोपवे है वो जोड़ता है? तो कचरी घाट को डोल गोविंदा मंदिर से। अगला फैक्ट है कि 74वें स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 2020 को मनाया गया, तो इसके अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा की गई किस चीज़ की? तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा जो है 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की। अगला फैक्ट है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा बढ़ा करके कितना करना है? तो जीवन प्रत्याशा जो है वर्तमान में अभी कितना है? तो 67.5 वर्ष है ये जीवन प्रत्याशा है। और कितना बढ़ा के कर देना है ये? तो 70 वर्ष कर देना है। और वर्ष किस वर्ष तक इसको लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक, यानी कि 2025 तक जो जीवन प्रत्याशा 67.5 वर्ष है, अब उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और पूरा ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 70 वर्ष कर दिया जाएगा। मतलब कोशिश ये रहेगा। इसके लिए क्या किया गया? तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की गई है 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला जो फैक्ट है वो इसी से है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से ही है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य संबंधित इन 6 बिंदुओं पर आधारित होगा। तो किन 6 बिंदुओं पर आधारित होगा ये? तो पहला है हेल्थ आईडी, दूसरा है डिजी डॉक्टर, तीसरा है स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, चौथा है व्यक्तिगत स्वास्थ्य आंकड़े, पांचवा है ई फार्मेसी और छठा है टेली मेडिसिन। इन 6 बिंदुओं पर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन संबंधित है, आधारित है। अगला फैक्ट है कि अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल लंबाई होगी, कितनी लंबाई होगी? तो 2300 किलोमीटर। तो किसके तहत है ये? अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत है और ये समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाए जाएंगे। तो कितना किलोमीटर लगाया जाएगा? तो 2300 किलोमीटर। अगला जो फैक्ट है वो है कि वह मंत्रालय जिनके अंतर्गत संयुक्त रूप से 4 जून 2020 को ट्यूलिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है, तो वो कौन सा मंत्रालय है जिसके अंतर्गत 4 जून 2020 को ट्यूलिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया? तो यह है शिक्षा मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। ट्यूलिप का पूरा नाम क्या है? तो ट्यूलिप जो है उसका फुल नेम है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप। और ट्यूलिप प्रोग्राम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय और आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। कब शुरू हुआ है ये ट्यूलिप? तो 4 जून 2020 को।
ट्यूलिप से ही संबंधित अगला फैक्ट है कि ट्यूलिप की संकल्पना को पहली बार प्रस्तुत कब किया गया था। तो ये जो ट्यूलिप है इसको का फुल नेम जो है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप, तो इसका मतलब पहली बार इसको प्रस्तुत किया गया था 2020-21 में आकांक्षी भारत थीम के अंतर्गत। अगला फैक्ट है कि केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है कौन सा प्रोग्राम, तो ट्यूलिप प्रोग्राम जो है स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है केंद्र सरकार के। अगला फैक्ट है कि पथ विक्रेताओं अथवा रेहड़ी वालों की आजीविका हेतु घोषित यह योजना जिसकी 1 जून 2020 को शुरुआत की गई तथा कार्यकाल कार्यकाल मार्च 2020 तक है। तो ये है जो कि रेहड़ी वालों के लिए और पथ विक्रेताओं के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि। अब थोड़ा सा ये हम लोग इसको जाने कि जो ये पथ विक्रेता और रेहड़ी वालों की आजीविका के लिए है ये योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कब शुरुआत की गई थी इसकी, तो 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो पीएम स्वनिधि जो योजना है इसका पूरा नाम है पीएम स्वनिधि योजना का प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। क्या है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इसका फुल नेम है, याद रखिएगा फुल नेम पीएम स्वनिधि। और किससे संबंधित है, तो रेहड़ी और पथ विक्रेताओं से संबंधित है। अगला फैक्ट है कि देखिए पीएम स्वनिधि जो है जिसका फुल नेम है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, तो पीएम स्वनिधि के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को दोबारा आरंभ करने के लिए प्रदान किए जाने वाले पूंजीगत ऋण की राशि होगी, कितनी राशि होगी, तो 10,000 रुपये तक इसकी राशि होगी। अगला फैक्ट है कि पीएम स्वनिधि के अंतर्गत डिजिटल लेन देन पर मासिक नगद वापसी कैशबैक की राशि है कितना, तो 100 रुपये, यानी कि अधिकतम 1200 वार्षिक। डिजिटल लेन देन पर मासिक नगद वापसी होगी, कैशबैक होगा इसमें 100 रुपये होंगे, यानी कि 1200 रुपये वार्षिक जो है वो कैशबैक मिलेगा इसमें। अगला फैक्ट है कि वह मंत्रालय जिसके अंतर्गत पीएम स्वनिधि को कार्यान्वित किया जा रहा है, तो ये मंत्रालय है केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। इसके तहत ही पीएम स्वनिधि को कार्यान्वित किया जा रहा है। वह बैंक जिसे पीएम स्वनिधि हेतु कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है, तो ये है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी के नाम से भी जाना जाता है। इसको ये एजेंसी जो है वो पीएम स्वनिधि हेतु ये कार्यान्वयन एजेंसी है। अगला फैक्ट है कि पीएम स्वनिधि के अंतर्गत शामिल हो सकेंगे तो 24 मार्च 2020 या उससे पूर्व के वेंडिंग करने वाले। अगला फैक्ट है कि वह तिथि जब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 1 करोड़वां उपचार प्रदान किया गया था, तो 21 मई 2020 को 1 करोड़वां उपचार प्रदान किया गया किस योजना के तहत, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। नेक्स्ट फैक्ट है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल 2 योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल 2 योजनाएं हैं स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र, दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, यानी कि पहला है स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र और दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। अगला फैक्ट है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्यों का वित्तीय योगदान कितना होगा, तो 60:40, यानी कि 60 जो प्रतिशत है वो केंद्र वहन करेगी और राज्य जो है वो 40% वहन करेगा। वित्तीय योगदान इन दोनों का है 60 और 40 अनुपात में। अगला फैक्ट है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वित्तीय योगदान में केंद्र और राज्य की क्या भागीदारी होगी। अगर मान लीजिए कि पहाड़ी अगर कोई क्षेत्र है या पूर्वोत्तर राज्य हैं तो वहाँ पर अनुपात यहाँ बदल जाता है, केंद्र का जो अनुपात होगा वो 90% का होगा और राज्य का 10% का होगा, 90:10 का होगा रेशियो यहाँ पर। अगला फैक्ट है कि 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक में स्वीकृति दी गई है, तो 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक में स्वीकृति दी गई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY को। अगला फैक्ट है कि वह कृषि उत्पादन क्रांति जिसके अंतर्गत मत्स्य उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है, तो यह है नीली क्रांति। नीली क्रांति है। बैक हो गए, बहुत बैक हो गए। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप जुड़ जाइए स्टडी विद स्मृति JPSC वाले ग्रुप में। अब देखिए अगला फैक्ट है कि PMSY जो है
जिसकी क्रियान्वयन अवधि 5 वर्ष 2020-21 से 2024-25 है, उसका बजट निर्धारित कितना किया गया है? तो 20,050 करोड़ रुपए इसके लिए बजट निर्धारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY इसके तहत 20,050 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। और वह कृषि उत्पादन क्रांति जिसके अंतर्गत मत्स्य उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है, तो यह नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला फैक्ट है कि PMMSY के अंतर्गत उच्च मूल्य प्रजातियों की मछलियों को व्यावसायिक प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित किया जाने वाला राष्ट्रीय नेटवर्क कौन सा है? तो यह है राष्ट्रीय ब्रूड बैंक्स नेटवर्क्स। तो ये क्या करेगा? राष्ट्रीय ब्रूड बैंक नेटवर्क्स तो ये करेगा PMSY के अंतर्गत उच्च मूल्य, अगर जो उच्च मूल्य की प्रजाति मछली है उसको व्यावसायिक प्रोत्साहन देने के लिए ये नेटवर्क को स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय ब्रूड बैंक्स नेटवर्क। अगला फैक्ट है कि मत्स्य प्रजाति में आनुवांशिक सुधार करने, ब्रूड स्टॉक बनाने, ऑर्गेनिक मछली पालन को बढ़ावा देने और जल कृषि पर निर्भरता करने के लिए स्थापित किया जाएगा तो नाभिकीय ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगला फैक्ट है कि PMMSY के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन को वर्ष 2018-19 के 137.58 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा करके 220 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कब तक ये लक्ष्य किस वर्ष तक का? तो 2024 से 25 तक का लक्ष्य रखा गया है कि जो अभी 2018-19 में 137.58 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा था मछली का, तो अब वो 2024-25 तक ये लक्ष्य रखा गया कि 220 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हो मछली का। PMMSY के अंतर्गत मछली उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि दर लक्षित कितना है? तो ये है 9%। नेक्स्ट फैक्ट है कि कृषि GVA में मत्स्य क्षेत्र का योगदान वर्ष 2018-19 में कितना रहा? तो कृषि GVA में मत्स्य क्षेत्र का उत्पादन रहा 7.28%। नेक्स्ट फैक्ट है कि वो अवधि जब तक संपूर्ण कृषि GVA में मत्स्य क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर 9% कर दिया जाना प्रस्तावित है। तो ये है, अब क्या मतलब ऐसा वो लक्ष्य रखा गया कि अब ये जो 7.28% है 2018-19 में, तो अब बढ़ा करके 9% कर दिया जाना है। अगला फैक्ट है कि PMMSY के अंतर्गत वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादकता को वर्तमान के 3 हेक्टेयर से बढ़ा करके कितना किया जाना है? तो 5 टन हेक्टेयर कर दिया जाना है। नेक्स्ट फैक्ट है कि PMMSY योजना के अंतर्गत घरेलू मछली उपयोग को वर्ष 2024-25 तक वर्तमान के 5 से 6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़ा करके कितना किया जाना है? तो 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति कर दिया जाने का लक्ष्य रखा गया है। कि वर्ष कौन सा निर्धारित किया गया है? तो 2024 से 25 का। अगला फैक्ट है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक राष्ट्र कौन सा है? तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक राष्ट्र जो है वो है भारत। नेक्स्ट फैक्ट है कि भारत में मत्स्य क्षेत्र रोजगार उपलब्ध करवाता है। तो कितना? तो 2.5 करोड़ से अधिक मत्स्य किसान और मछुआरों को ये रोजगार उपलब्ध कराता है। अगला फैक्ट है कि वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य संपदा का कुल सकल मूल्यवर्धन यानी कि GVA कितना रहा? तो राष्ट्रीय GVA का 1.24% रहा। रुपए में अगर देखा जाए तो 2,12,915 करोड़ रुपए। नेक्स्ट फैक्ट है कि वर्तमान में देश के प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में देश के प्रमुख बंदरगाहों की संख्या है 12। नेक्स्ट फैक्ट है कि देश के 13वें बंदरगाह के रूप में 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। तो वधावन महाराष्ट्र जो है वो उसके बंदरगाह को, महाराष्ट्र के वधावन बंदरगाह को देश का 13वां बंदरगाह के रूप में 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। और अभी कितना है? तो ये है 12 बंदरगाह हैं और 13वां बंदरगाह कौन बन रहा है? तो वधावन जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ का बंदरगाह। तो वधावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह के मॉडल का आधार क्या होगा? तो ये आधार होगा, जो मॉडल का आधार होगा लैंडलॉर्ड मॉडल। नेक्स्ट है कि वह बंदरगाह जिसे वधावन में जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पर स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह के लिए साझेदारी बनाया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास को इसका साझेदार बनाया गया है। JNPT इसको शॉर्ट में कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास को।
नेक्स्ट फैक्ट है कि JNPT का वधावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह में कितनी भागीदारी होगी, तो 50% से अधिक भागीदारी होगी JNPT का। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह यही है JNPT, जो कि महाराष्ट्र में है, और विश्व का ये 28वां सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। अगला फैक्ट है कि वधावन बंदरगाह की कंटेनर ठहरने की क्षमता कितनी होगी, तो 16,000 से लेकर के 25,000 TEUs होगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि वह योजना जिसके अंतर्गत कोल्ड चेन, मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण संकुल, खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण परिरक्षण क्षमताओं आदि का सृजन किया जाएगा, तो ये योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कोल्ड चेन, मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण संकुल, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि PMKSY का पूर्व क्या नाम था, तो ये संपदा नाम था इसका पूर्व का। इसका ये PMKSY का पूर्व नाम था संपदा। फुल नेम जो है इसका स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। नेक्स्ट फैक्ट है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का संचालन इस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है, तो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का संचालन किया जाता है, तो ये है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, इसके अंतर्गत किया जाता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का संचालन। नेक्स्ट फैक्ट है कि PMKSY का कार्यान्वयन अवधि निर्धारित की गई है, कब तो वर्ष 2016 से 20 का। नेक्स्ट फैक्ट है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI की अनुमति कितनी है, तो 100% तक है। तो आज की क्लास जो है वो लास्ट रही, इसकी जो योजना और परियोजनाओं से संबंधित रही ये क्लास। तो पिछले 2-3 क्लास जो थे वो इससे रिलेटेड थे, और आज ये टॉपिक ख़त्म होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो कि करंट अफेयर से ही होगा और घटना चक्र के पॉइंटर से ही होगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।